cineinc.com। हेलो नमस्कार, मेरा नाम परवेज़ आलम है और यहाँ लंदन में मेरे साथ इस वक्त इस छोटे से गार्डन में लॉन में मौजूद हैं जनाब एस.वाई. कुरैशी साहब। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं भारत के और ये बहुत बड़ा ओहदा माना जाता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे इल्ज़ामात भी अक्सर आयद होते रहते हैं और शिकायतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। एस.वाई. कुरैशी साहब, इस वक्त मैं एकदम से कहते हैं ना ठीक मौजू पे आता हूँ, वो ये है कि भारत में जहाँ इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है वहाँ साथ ही साथ ये शिकायत भी है कि जो इस बार इलेक्शन कमीशन है उसकी जो कारकर्दगी है उस पर बहुत सवालिया निशान लगे हैं और शायद अगर मुझे ठीक से याद पड़ता है तो इतने गंभीर प्रश्न कभी नहीं लगे इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर। क्या वजह हो सकती है? तो देखिए, इलेक्शन कमीशन पे पूरे देश की निगाह होती है और क्योंकि जो हिंदुस्तानी इलेक्शन न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है, इससे बड़ा कोई मैनेजमेंट इवेंट नहीं है। बिल्कुल, जिसमें 12 करोड़ तो गवर्नमेंट सर्वेंट इसको इलेक्शन कराते हैं। अब उनके एफिशिएंसी के लेवल भी अलग अलग हो सकते हैं, उनके खिलाफ कुछ शिकायतें हो सकती हैं, बहुत सारी कोताहियाँ हो सकती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन किसी भी किस्म की क्रिटिसिज्म से बचा इसलिए रहता था कि हमारी रेपुटेशन बड़ी अच्छी थी और कि ये बहुत जेन्युइन ईमानदार ऑर्गेनाइजेशन है और अगर कोई कमज़ोरी कहीं रह भी गई तो उसको लोग कंडोन कर देते थे, उसको माफ़ करते थे। और क्रेडिबिलिटी का भी अच्छा आलम ये था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि दुनिया भर में आपके लोगों को, आपको या और भी जो इससे पहले भी इलेक्शन कमिश्नर्स रहे हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, उनको बुलाया जाता था, उनसे मशवरे किए जाते थे कि साहब आप इस कदर बड़ा इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, हमें ज़रा गाइड कीजिए। जी, दुनिया भर में आप जाते हैं? दुनिया भर में जी जी, कहाँ कहाँ जाते हैं? जैसे मैं बहुत जगह जगह जाता हूँ। मैं एक तो एज इलेक्शन ऑब्जर्वर, दूसरे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं जहाँ पे किसी सीरियस इश्यूज इलेक्शन के रिलेटेड होते हैं, उनके लिए जाना होता है। मैं आधी दुनिया तो घूम ही चुका हूँ। ठीक है, तो ये तो क्रेडिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार ये क्रेडिबिलिटी बहुत हद तक दांव पे लगी हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पर्टिकुलरली आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? कहते ना जाहिद न छेड़ कि पहले से दुखी बैठे हैं, इसलिए कि एक साथ बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारी बातें ये हैं कि जैसे कि कई तरह के बयानात जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं भारत के, उन्होंने पिछले दिनों दिए, जिसमें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं, जिसमें कि मिनिस्टर्स भी हैं, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ भी हैं, जिसमें कि आज़म खान भी हैं, जिसमें कि एक वो ये प्रज्ञा ठाकुर भी हैं, एक लंबी लिस्ट है। उसमें मेनका गांधी भी हैं। एक तो जैसे कहते हैं ना भड़काऊ भाषण, इश्तिआल अंगेज़ तकरीरें, इसके अलावा फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, लंबी लिस्ट है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनको कहीं ढंग से हैंडल किया जा सकता था। मैंने बहुत लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि हाँ कहीं कोई 19-20 हुई है। आप इसमें कहाँ? नहीं, मैं समझ गया। अब आपने तफसील बताया कि बेसिकली लोगों को अगर तशवीश है तो किन बातों पर है, और बेसिकली यही कि भड़काऊ भाषण के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन इफ़ेक्टिव एक्शन नहीं ले पाया, ये इल्ज़ाम है। और मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि शायद ये फीलिंग कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को और मजबूत होना चाहिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन खुद का हमारे पास पावर नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तो उन्होंने कहा नहीं वो पावर हमारे पास है। चीफ जस्टिस ने कहा अच्छा आपको एक ही दिन में वो पावर आपको याद आ गई तो आपको यूज़ करनी चाहिए। तो ये अब ये तो इलेक्शन कमीशन ही की देखिए, यही बात बिल्कुल सामने आती है कि इस तरह की कुछ एडवाइजरीज होती हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन में, जो पहले भी प्रेसिडेंट्स भी हैं, मतलब पहले कुछ ना कुछ हुआ है जिसको आप नज़ीर बना के उसी तरह के एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इस बार अगर आप हर बार अदालत के सामने जाएं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं, और आपने खुद ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी झाड़ भी लगाई, तो ये तो बड़ा गलत हुआ। हाँ, लेकिन अच्छा इसमें यह है कि उस चलिए उस झाड़ के बाद सही, बाद में इलेक्शन कमीशन ने जो एक्शन लिया, जो कई नेताओं का आपने नाम लिए, उनके खिलाफ बड़ा पावरफुल और इफेक्टिव एक्शन लिया कि 48 घंटे या 72 घंटे चीफ मिनिस्टर को कहो कि आप कैंपेन करने नहीं जाएंगे। लेकिन ना, अरे इसे आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए परवेज भाई, ये बहुत बड़ी सज़ा है
3 दिन तक अगर कोई कैंपेन 14 महीने दिन के कैंपेन में कोई ना जा मैं सके। ये कहूँगा कि देखिए थोड़ा बहुत इलेक्शन मैंने भी देखा है, वो जो इलेक्शन के दौरान जो उनको कुछ करना था, जो चीफ मिनिस्टर को, यानी कि एक पोलराइजेशन कह लीजिए, एक तरह वो कर गया अपना काम। नहीं वो वन टाइम नहीं है कि एक दफ़ा कर दिया, उन्हें बटन दबाया हो गया, वो तो कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। कंटिन्यूस है, लेकिन कहते हैं ना आग को चाहिए कुमरासन, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अगर इतना वक्त लगेगा कि 3 दिन 5 दिन सही। इलेक्शन कमीशन को एक्ट करने में लग रहा है। देखिए मैं मानता हूँ और मजा के जो मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि बजाय इसके कि हम नेताओं का कंडक्ट डिस्कस करें कि जी फलां ने हेट स्पीच दी उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, कंडक्ट डिस्कस हो रहा है इलेक्शन कमीशन का, डॉक में खड़ी है इलेक्शन कमीशन, हालांकि उसके लिए खुद कुछ हद तक खुद जिम्मेदार है। दूसरी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि सरकार की बनती है। देखिए सरकार ने, प्रधानमंत्री ने इन्हें शपथ ली है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करूँगा और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करूँगा। अब यहाँ पे अगर रोज़ाना कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का टेस्ट हो रहा है, अब उनके कितनी बैकबोन है, कितने दम दिखाएंगे, ये रोज़ाना उनके टेस्ट कराएं, उनके रोज़ नाक काटने लग जाएं, तो ये तो बड़ी ज़्यादती की बात। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इस सिलसिले में कुछ इंटरव्यूज़ भी किए हैं और हमारी साइट पे भी लगा हुआ है। विपुल मुदगल हैं जो कि कॉमन कॉज के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत वाज़े अल्फाज में, स्पष्ट शब्दों में एक बात कही कि जो इंस्टीट्यूशंस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है, उन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी कभी इतनी दांव पे नहीं लगी थी जितनी आज है। चाहे वो CBI हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, विजिलेंस वगैरह, एक पूरी लंबी लिस्ट है। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है किसी हद तक। तो आप जो कह रहे हैं, तो वो सरकार कहीं उस मामले में कुछ ढीली है या कहीं डेलिब्रेट लेवल पे एलिमेंट है, क्या किस्सा है ये? नहीं, ये सरकार की बड़ी लापरवाही है कि सरकार बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन को का प्रोटेक्टर बने, रोज़ाना सबसे बड़ा चैलेंज इलेक्शन कमीशन को सरकार से हो रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा ये नहीं कि पहली बार हो रहा है। मैं अपने वक्त को बताना चाहूँगा कि उस वक्त मेरे वक्त के लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद, जो हमारे अदरवाइज बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने कहीं इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को चैलेंज किया था, तो हमने उनको सेंश्योर किया। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि नहीं इलेक्शन कमीशन ये क्या होता है, मैं तो पिछड़ों का काम करता रहूँगा। हमने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी कि जो मिनिस्टर जिसने शपथ ली है कि मैं इलेक्शन कमीशन का गार्डवो बनूंगा, कस्टोडियन बनूंगा, वही उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो आजकल भी ये हो रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है। और साथ में उन्होंने कहीं मैंने ये भी पढ़ा था उनका बयान, सलमान खुर्शीद साहब का, कि उन्होंने कहीं आपको ये भी याद दिलाया था कि ये मत भूलिएगा कि इलेक्शन कमीशन की फंडिंग कहाँ से आती है। हाँ, और पैसा कहाँ से आता है। मुझे लगता है कि आज की सरकार ये लफ्ज़ यूज़ किए बिना शायद यही रोज़ याद दिला रही है। और उसके बाद में फिर आपके बयानात थे और बड़ा ज़बरदस्त एक्शन हुआ, और अल्टीमेटली मुझे ये भी याद है कि सलमान खुर्शीद को खामोश करके एक तरफ बैठा दिया गया था। हाँ। अब देखिए यहाँ ही से हमने बात की थी कि ये कुछ इलेक्शन के दौरान 2019 में ये कुछ बदमज़गियाँ देखने को मिली हैं। एक बात और है, शायद उस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर, उसको एक ऑफिसर, IAS ऑफिसर चेक करता है और वो मेरे ख्याल से हटा दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया सस्पेंड किया गया था। जी हाँ, जी हाँ। ये किस्सा क्या है? इस पे कोई एडवाइजरी नहीं है क्या? नहीं, इसके ऊपर एक तो अभी तक फुल डिटेल इस पे आई नहीं कि डिटेल इतनी तो आई है। इलेक्शन कमीशन ने इतना ज़रूर कहा कि देखिए उनको प्राइम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर चेक नहीं, इंस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, वो उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि जी फला 2014 का फला रूल और 2019 का फला रूल की आपने उल्लंघना की, इस वजह से आपको सस्पेंड किया जाता है। सारे मीडिया में डिबेट आ रही है कि जो लोगों ने वो रूल देखे, रूल तो कोई ऐसा नहीं था, रूल तो नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही, वो जिस इंस्ट्रक्शन का उन्हें हवाला दिया है वो ये था कि SPG के प्रोटेक्टीज के जो व्हीकल हैं उनको एग्जम्पशन दी गई थी। वो ये था कि आप कोई भी मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ कर सकता। लेकिन अगर SPG प्रोटेक्टी है तो उसको तो सिक्योरिटी के लिए गाड़ी जाएगी, SPG इसकी सिक्योरिटी की, उसका खर्चा वर्चा भी एग्जम्प्ट हो जाएगा और आप उसको नहीं क्वेश्चन करेंगे, उसको नहीं चैलेंज करेंगे, वो उनका लेजिटिमेट है। हालांकि वो सरकारी गाड़ी है लेकिन वो अलाउड है। तो ये तो कहीं भी नहीं था कि आप हेलीकॉप्टर सर्च नहीं करेंगे। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या था। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठ चुकी थी और प्रधानमंत्री और टॉप लीडर्स पर बार बार उंगली उठ रही थी।
मैं तो समझता हूँ ये इतना अच्छा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बिल्कुल जो मिस कर दी, क्योंकि इसके बाद ये कह सकते थे कि अगर उस शख्स को न छुआ होता कि देखो हम आप इलेक्शन कमीशन को रोज़ भोला भला कह रहे हैं, उस इलेक्शन कमीशन ने तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ा, उसको हेलीकॉप्टर तक की सब इन्फेक्शन करा दिया। बहुत अच्छा मौका और था। प्राइम मिनिस्टर की रेपुटेशन होती कि देखो मैं लॉ मेरे लिए डिफरेंट नहीं है, वही इसी लॉ के अंडर मैं भी काम करता हूँ, देखो मेरा हेलीकॉप्टर तक चेक ठीक कर है। लिया, फिर भी तुम इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगाते हो या मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हो कि मैं मुदाखलत करता हूँ। बहुत अच्छी बात। ये तो बड़ी अच्छी रेपुटेशन बचाने का एक मौका था जो इन्होंने खो दिया। ये दोनों खो ने, दिया मौका, लेकिन दोनों मैं ने। जी हाँ, दोनों ने खो दिया। मैं आपसे एक बात और जान लेता हूँ, इसलिए कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, यहाँ पे एसवाई कुरैशी साहब मौजूद हैं, उनकी इतनी अच्छी खासी मोटी सेहतमंद किस्म की किताबें हैं मेरे पास, इनका जिक्र होगा भी इस इंटरव्यू के दौरान। लेकिन आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं भारत के, और एक क्रेडिबिलिटी वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, जिसमें कि जो भी मुख्तलिफ पार्टियाँ थी उन्होंने आपको एक पूरा सम्मान दिया। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि सब आपके सामने भी तो कोई नज़ीर होगी कि क्या प्राइम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर चेक किया जा सकता है? आपने कहा कि एडवाइजरीज वगैरह मौजूद हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी नॉलेज में तो कुछ होगा। देखिए मेरे ख्याल से तो बिल्कुल किया जा सकता है, बल्कि उससे एक दिन 2 दिन पहले मैंने किसी कॉन्टेक्ट में ट्वीट किया था, वो करण थापड़ के शो में उन्होंने जब पूछा कि क्या योगी के खिलाफ एक्शन हुआ, मेनका गांधी के हुआ, आजम खान का हुआ, कि क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन हो सकता है कि नहीं, तो मैंने काउंटर सवाल किया था कि क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई कानून अलग है, क्या उनके लिए मॉडल कोड अलग है? नहीं। तो जो कोई एक्शन किसी और के खिलाफ हो सकता है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि उस वक्त वो नेता हैं, उस वक्त वो कैंडिडेट हैं, वो प्रधानमंत्री हैं अपनी जगह, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के तकाजा ये है कि उस वक्त सबको बराबरी से ट्रीट किया जाए। और हिंदुस्तान का कानून की खूबी ये है कि नोबडी इज़ अबव द लॉ, उसी लॉ के अंडर में सब ऑपरेट करते हैं। फिर तो मेरे लिए ये सवाल एक बार आपको याद दिलाना ज़रूरी हो जाता है कि आप अगर उस जगह होते तो आप क्या करते? नहीं, मैं तो इंटरफेयर ना करता कि अगर किसी ऑफिसर ने, ऑब्जर्वर ने, जिसको कहा गया है कि भाई गाड़ियों को टेस्ट करो, चेक करो, क्योंकि शिकायतें साल से आ रही हैं। होता क्या था कि जब पकड़ धकड़ शुरू की, ये पकड़ धकड़ वैसे कि मैंने ही 2010 में शुरू कराई थी, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिवीजन बना के, तो वो पता लगा कि जी बड़े बड़े ये पुलिस डीजी पुलिस की गाड़ी में जा रहा है, मंत्रियों की गाड़ियों में जा रहा है, क्योंकि उसको तो कोई चेक नहीं करता था। क्या जा रहा है? तो पैसा जाता था, तो हमने बल्कि इतना उस वक्त खौफ हुआ था कि काफ़ी बड़े लीडर उस वक्त, मुझे याद है कि एक दफ़ा लालू प्रसाद यादव का अखबारों में आया कि वो लोग चेकिंग करने वाले आए, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को नहीं छुआ था, तो उन्होंने कहा भैया ये प्लीज़ तुमने मेरे छोड़ दिया, मेरा तो चेक कर लो, बाद में वो उंगली उठाएगा कि शायद कुछ इसमें मैं ले गया हूँगा। तो अफसरों ये और ये लीडर्स में ये होना कि भाई हम सब बराबर हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने ये कहा कि वो पैसा लाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, और आपने अपने ज़माने में उस पर कुछ पाबंदियाँ भी लगाई थी। ये पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? आमतौर पे क्या रिपोर्टें मिलती हैं? देखिए इसमें मैंने अपने जो मेरी किताब है ये अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन लिखी, इसमें पूरा एक चैप्टर मनी पावर पे है, और उसमें मैंने 40 तरीक़े, जो आपने पूछा ना किस तरीके से जाता है, 40 तरीके बेईमानी के क्या हैं वो मैंने उस वक्त जो डिस्कवर किए थे वो इसमें लिखे हुए हैं कि किधर से आता है, क्या कहाँ जाता है। बेसिकली वोटर्स को ब्राइब करने के लिए होता है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये उनको दे दो, और वो उनकी लिस्टें बना के, लिफाफे बना के दिए जाते हैं। हमने बहुत पकड़े, तो फिर उसको 40 तरीके, 40 तरीक़ों से तो वोटर को ब्राइब किया जाता है। इस किताब में जो 40 तरीके हैं, जो नुस्खे आपने, उससे तो हमारे जो लीडर इलेक्शन लड़ने वाले बड़े फैज़याब हुए होंगे बड़ा फ़ायदा हुआ होगा उनका कि एक नहीं 40 तरकीबें इसमें लिखी हुई हैं। मैं पैसे कहता हूँ कि जो लोग पैसे इधर उधर बांटना चाहते हैं, एसवाई कुरैशी साहब की किताब है जिसमें 40 वो तरीके बताए गए हैं जिससे कि पैसा किस तरह से बढ़ता है। आपने ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की, बल्कि जिस वक्त मैं ये लिख रहा था उस वक्त मुझे यही फिक्र हुई कि मैं इसका टाइटल क्या दूं। अगर मैं ऐसे लिखूं कि 40 तरीके बेईमानी के, तो वो कहेंगे देखो ये इसी बेईमानी सिखा रहा है। फिर मैंने उसको लिखा 40 तरीके बेईमानी पकड़ देंगे ताकि तो उसमें बेईमानी पकड़ने के आपने इसमें तरीके बताएंगे किस तरह। अब जैसे मिसाल के तौर पे कितने इंटरेस्टिंग तरीके होते हैं। अब वोटर को तो ब्राइब करना है, चाय की प्याली भी आप वोटर को नहीं पिला सकते हैं, एक प्याली, और उसकी भी कीमत होती है, उसके ऊपर आपका इलेक्शन ख़राब हो सकता है, इलेक्शन आपका कैंसिल हो सकता है, और या आप अनसीट हो सकते हैं।
तो क्या करते हैं जी, वो लिकर की पार्टी होती है, बिरयानी पार्टी होती है, वो उसको खिला रहे हैं, आफ्टर ऑल उसमें तो खर्चा होता है। तो हमने ये देखा, हमारे एक ऑब्जर्वर ने एक वेडिंग पार्टी देखी, वहाँ पे बहुत बड़ी 3-4 हज़ार लोग, और उसमें जो चिकन उड़ रहा, बिरयानी और लिकर बह रही पानी की तरह। तो वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने कैसे गया, तो उसने देखा उस मैरिज पार्टी में ना दूल्हा था ना दुल्हन। तो वो बोगस वेडिंग पार्टी थी। हाँ। अच्छा, अब हमने एक मोडस ऑपरेंडी 40 में से वो ये भी है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम स्मार्ट हैं कि हमने आगे के लिए मोडस ऑपरेंडी पकड़ लिया, नहीं होगा। बोगस वेडिंग पार्टी अभी भी होती है, लेकिन अब दूल्हा भी होगा, दुल्हन भी होंगे, दोनों किराए के खड़े कर दिए जाते और उनके पास प्रिंटेड वेडिंग कार्ड होगा कि देखो ये हमारी वेडिंग हो रही है, आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि इस किस्म के। फिर हमने देखा सारे मुंडन सेरेमनी, बर्थडे उन दिनों बहुत होते हैं। फिर हमने सारे होटल्स और बैंक्वेट हॉल उन सब से बुकिंग लेने की, भाई अपनी इन दिनों की बुकिंग दिखाओ। एकदम 4-4 गुना बुकिंग हो जाती है इन दिनों, क्योंकि सब ये बोगस पार्टी है। हमने देखा कि एम्बुलेंस में पैसा जा रहा है, तो हमने कहा इसको कैसे पकड़े। साथ साथ हमें ये भी याद था कि कई बार हुआ कि एम्बुलेंस जा रही थी, वो ट्रैफिक लाइट पे ट्रैफिक रोक दिया, क्योंकि वीआईपी की मूवमेंट हो रही थी और आधे घंटे की डिले से पेशेंट मर गया। तो उस पर बड़ी उधम मचती थी, शोर मचता था, चाहे वो पीएम की गाड़ी हो या किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर की गाड़ी हो। तो हमने कहा हमारे साथ ऐसे ना हो कि हम चेकिंग करें और पेशेंट को नुकसान हो जाए। हमने कहा गाड़ी का पीछा करो एम्बुलेंस का, जब तक वो हॉस्पिटल में जाके पेशेंट को ना उतारे तब तक ना छूना भाई, वहाँ छूना है, क्योंकि हम अपनी तरफ से एहतियात करते हैं कि लोगों को कष्ट ना हो, लेकिन बीमारी रुक जाए। और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये इसलिए भी ज़रूरी है, मैं एक बात और सामने रखता हूँ कि आप बहुत मौक़ों पे ये बात कहते हैं, मैंने आपको खुद सुना है और आपकी किताब में बार बार ये जिक्र है जगह जगह, कि भारत दुनिया का वो देश है जहाँ सबसे बड़ी तादाद में इलेक्शन होता है, सबसे बड़ी तादाद में वोटर होते हैं, सबसे बड़ी तादाद में बूथ लगाए जाते हैं, और लार्जेस्ट नेशन और ग्रेटेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन वगैरह वगैरह सारी बातें कहते हैं। लेकिन जमहूरियत, लोकतंत्र तभी काबिल कद्र है जब उसमें जो मुंतखब होकर आने वाले हैं, जो इलेक्ट होकर आते हैं, वो ईमानदारी से और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको फॉलो करके आएँ। तो ये सिर्फ लार्जेस्ट नेशन होना, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन होना, लार्जेस्ट पोलिंग बूथ वगैरह वगैरह या लार्जेस्ट इलेक्शन कमिश्नर होना काफ़ी नहीं है। ये आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, मैं एग्री कि जो डेमोक्रेसी की जो इथॉस है जी, अगर वही किसी हद तक मुतासिर हो रही है तो फिर ये काय का तमाशा है? नहीं, हाँ, बात आप ठीक कह रहे हैं कि, लेकिन ये कि इतना लार्जेस्ट इलेक्शन होना कोई मामूली बात नहीं है कि हम उसकी बात ना करें। ये फैक्ट ये है कि इतना बड़ा इलेक्शन है कि यूरोप के पूरे 50 देश मिला लीजिए तो भारत का 60% है। इसे तो पूरा अफ्रीका, पूरा कॉमनवेल्थ मिला लीजिए तो भारत का 60% है। अगर हम 90 देशों के बराबर का इलेक्शन कर रहे हैं और क्रेडिबिलिटी से कर रहे हैं, 70 साल से कर रहे हैं, तो ये ऐसी मामूली बात नहीं है कि इसका जिक्र भी ना करें। अच्छी बात है, जिक्र कीजिए। हाँ, लेकिन ये भी बता दें कि इसके बावजूद जो पूरी दुनिया हमारे उसको गौर से कहते हैं, तारीफ करती है, हिलरी क्लिंटन ने हमारे इलेक्शन को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा। अब उनसे ज़बरदस्ती तो हम नहीं कहलवा सकते कि जी अगर आप नहीं कहोगी तो हम आप पे इल्ज़ाम लगा देंगे। तो उसके बाद अगर ये लोग कह रहे हैं तो कुछ तो खूबी होगी। अच्छा, तीसरी चीज़, आप उसको अंडर एस्टिमेट इसलिए नहीं कीजिए कि इतना ये क्रेडिबल इलेक्शन इतना ज़रूरी होता है फॉर स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हारने वाला प्रधानमंत्री जीतने वाले प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ के अपनी कुर्सी देता है, किसी इलविल के साथ नहीं कि भाई सॉरी मैं हार गया, आप जीत गए, मुबारक हो, ये कुर्सी आज से आपकी, वो ब्रीफ करता है। बल्कि मेरे पास एक दो मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ जिसमें नरेंद्र मोदी भी जब जीत गए, कैंपेन में कुछ भी मनमोहन सिंह के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला हो, जीतने के बाद वो मनमोहन सिंह जी के घर गए, एक बुके लेके गए। तो स्मूथ चेंज ऑफ पावर इसलिए पॉसिबल होता है कि जब इलेक्शन क्रेडिबल हो। मैं एक और अपनी प्रेजेंटेशन में तस्वीर दिखाता हूँ एज ए क्विज। उसमें मैं कहता हूँ कि देखो ये दो लोग बैठे हुए हंस रहे हैं, आपस में कुछ गप्पियाँ कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लाफ कर रहे हैं। क्या इसमें से आप बता सकते हो इनमें से हारने वाला चीफ मिनिस्टर कौन है और जीतने वाला कौन है? और कोई लोग नहीं बता पाते।
क्यों? अच्छा, ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि इलेक्शन वॉज क्रेडिबल, लोगों को उस पर विश्वास था कि इलेक्शन फेयर हुआ है, मैं हारा मेरी किस्मत, मैं दोबारा जाके वोटर को मनाऊंगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन पे उंगली नहीं उठती। मैं हमारे आपकी जैसे बात पड़ोसी देश है उनमें देखिए कि वो हर इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन को सबसे ज्यादा गाली हाँ होती वो है, होता है, हमारे हाँ। यहाँ नहीं होती। इसी लेकिन ये कि वजह से मैं सिर्फ एक बात कहूँ कि पड़ोस में ना जाएं, इसलिए कि हम कभी कभी ना पड़ोस से नकल करने लगते हैं, कहते हैं देखिए उनके यहाँ देखिए। पर अब तो हालत ये है कि वो फहमीद रियाज की बड़ी मशहूर नज़्म है कि तुम तो हम जैसे निकले, आधी चीज़ें तो अब हमारे यहाँ वो हो रही हैं जो वहाँ होती थी, तो उनसे कंपैरिजन करने में बड़ा ख़तरा है। वो कोई बहुत अच्छी मिसाल भी नहीं है, इसलिए कि जमहूरियत वहाँ पनपी नहीं। मैं तो सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जो भारत 70 साल में एक जहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इतने मजबूत हुए हैं, आपने खुद मुझसे ये बार बार कही कि आप उसको अंडरस्टिमेट मत करिए। मैं नहीं एस्टिमेट कर रहा, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन का ज़बरदस्त रोल रहा है और दुनिया भर में इज्जत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर यही हाल रहा जो हम देखने को हमको मिल रहा है गुज़िश्ता कुछ दिनों में, हफ्तों में, तो फिर ये पूरी क्रेडिबिलिटी इलेक्शन प्रोसेस को मुतासर करती है। नहीं, आपने ये बहुत पते की बात कही, और इसीलिए जहाँ मैं भी एक अपनी चिंता जाहिर कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन पे जो उंगली उठ रही है, बदकिस्मती की बात है। इसका एक इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड ये है कि ये उंगली इसलिए उठ पा रही है कि हमारा जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है, दुनिया का सबसे पावरफुल कमीशन लेकिन सबसे डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफ द डे जिसको चाय लगा देती है। मैं भी उसका बेनिफिशियर हूँ, उसी तरह आया था। लेकिन बल्कि जिस वक्त मैं सीईसी था उस वक्त मुझसे टीवी शो में किसी ने पूछा कि आप खुश हैं इससे? मैंने कहा मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी मेरा अपॉइंटमेंट साइन किया होता तो मेरा सीना और चौड़ा होता, मुझे और कॉन्फिडेंस होता कि भाई देखो सबकी ये एग्रीमेंट मेरे अपॉइंटमेंट में शामिल है। और ये बड़ी मामूली बात है। हिंदुस्तान में कोलिजियम सिस्टम से तो हम वाकिफ़ हैं। जजेस की अपॉइंटमेंट, सीआईसी सीवीसी की अपॉइंटमेंट ये कोलिजियम से ही होती है। तो कोलिजियम के बाद कोई ऑपोजिशन वाला ये नहीं कह सकता कि ये आप सरकार के पक्षपात कर रहा है कि भाई तूने भी तो साइन किया था। तो आप ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन में जो नॉमिनेशन या जो जिनको काम मिलता है वो कोलिजियम के तो होनी चाहिए। कोलिजियम सिस्टम हमारी ऑलरेडी प्रचलित है, जो इतने साल से चल रहा है और अच्छा ठीक चल रहा है। कोलिजियम से करें, क्योंकि फिर वो किसी किस्म की जो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है कि भाई जब ब्रॉडर कंसेंसस। मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल कमीशन और सबसे डिफेक्टिव सिस्टम जो मैं कह रहा हूँ, क्या मतलब है इसका? कोलिजियम तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हर जगह, वरना बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी बल्कि फुल हियरिंग बाय पार्लियामेंट, टेलीवाइज, लाइव टेलीवाइज फॉर द नेशन टू हियर के भाई जो कैंडिडेट को हम लगाने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन वो इस लायक है कि नहीं। ठीक, बहस होती है। इस बहस होती है, उस सिस्टम से लोग लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ चुपके से सरकार ने लगा दिया और फिर सरकार उम्मीद ये करे कि भाई देखो हमने लगाया और याद दिलाए कि पैसे तो बच्चू हम थे लोगे, तो जो आपने याद दिलाया। तो ये तो बहुत खतरनाक बात है ना, बहुत खतरनाक बात है। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ऐसा कुरैशी साहब आपने एक चीज़ में और भी बता दूं किस वजह से इसी सिस्टम में खराबी क्यों है। होता क्या है कि वैसे तो 3 मेंबर कमीशन जब से हुआ ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई, क्योंकि कंसेंसस होगा, तीनों का एग्री करना किसी गलत बात के लिए तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन हो क्या रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन दी है कि सरकार उसको अपॉइंट तो कर सकती है लेकिन उसको हटा नहीं सकती, विद द रिजल्ट कि वो एकदम सडनली पावरफुल फील करता है कि ठीक है तुमने लगाया, थैंक यू वेरी मच, लेकिन इससे आगे मुझसे बात करने की कोशिश ना करना क्योंकि आप मुझे कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं। दूसरे जो कमिश्नर हैं वो उनको वो प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, और लेकिन वोट उनका बराबर का है। यानी ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को के खिलाफ मेजॉरिटी वोट से देके और उसको माइनॉरिटी वोट करके उसको हर डिसीजन को उल्टा कर सकते हैं, दिन में 3-3 बार कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि उनको भी वो इख्तियारात, वो अधिकार हासिल होने चाहिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को होते हैं। यानी उनकी प्रोटेक्शन उनकी भी होनी चाहिए कि एक तो उनकी अपॉइंटमेंट कोलिजियम से हो और एक दफ़ा अपॉइंट हो जाए तो उनको कोई रिमूव न कर सके, क्योंकि वो अपने को प्रोबेशन पे फील करते हैं भाई सरकार मुझसे खुश है कि नहीं। बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर सरकार खुश नहीं हुई तो मैं ऐसा नहीं होगा कि मुझे सीईसी नहीं बनाएंगे ना, द मोमेंट ये ख्याल देन में आ जाए आप कमज़ोर हो गए। और इन दो के ज़रिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कंट्रोल किया जा सकता है। और शायद नहीं, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी रिफॉर्म आपने, जब आपने इतनी अच्छी बात कही है, मैं तो आपकी किताब की तरफ आ रहा था लेकिन आपने मुझे रोक दिया, तो अब जब रोक दिया तो मैं सोचता हूँ 2-3 बातें और कर लेता हूँ फिर किताब की तरफ आते हैं। जो इस इलेक्शन के दौरान कुछ 3-4 चीज़ें नई शुरू हुई हैं जो पहले से शुरू हो गई थी 1 साल पहले, और मुझे ये नहीं पता कि अपोजिशन उस वक्त कहाँ
थी और सो रही थी जब वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही थी, जिसमें मिसाल के बॉन्ड का इंट्रोड्यूस करना। जो थोड़ा सा एक आम आदमी को बता दीजिए कि है क्या और क्या शिकायत है। देखिए, ये 2 साल पहले बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने बड़ी अच्छी बात से शुरू किया था। उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिकल फंडिंग के बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुमकिन नहीं है। यानी ट्रांसपेरेंसी और फंडिंग का मतलब है कि पैसा कहाँ से आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के पास और कैसे खर्च किया जा रहा है, ये जनता को पता होना बात चाहिए। तो अच्छी है, बात ठीक है। तो और उसके बिना फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता और 70 साल से हम ये अचीव करने में नाकाम हो गए। तो हमने सोचा अब तीसरा सेंटेंस होगा कि अब हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या इंट्रोड्यूस हुई कि अब हम इलेक्टोरल बॉन्ड वो जारी करेंगे, आप पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की सूरत में। क्या मतलब हुआ उसका कि अब उससे पहले ये था कि 20,000 के ऊपर जितना भी आप डोनेशन देंगे इलेक्शन आप किसी पार्टी को, वो अपने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करना होता था। लेकिन आप 20 करोड़ का 200 करोड़ का डोनेशन दे दीजिए, किसने किसको दिया पता ही नहीं लगेगा। ये नहीं पता लग पा रहा, नहीं पता लगा, पता नहीं लगेगा, छुपा दिया गया। और बल्कि रीज़न क्या दिया गया कि जो डोनर है वो सीक्रेसी चाहता है। डोनर अगर सीक्रेसी, अव्वल तो डोनर सीक्रेसी नहीं चाहता, क्योंकि 70 साल से डोनर डोनेट करता ही था और सबको देता था कि जी वो डर जाता है कि जी वो दूसरे लोग हरास करेंगे। हरास उसको कौन कर सकता है? सरकार ही कर सकती है, अपोजिशन थोड़ी कर सकती है। तो और 70 साल से वो हर पार्टी को डोनेट करता ही था। तो ये बिल्कुल बेकार का वो रीज़न दिया आप गया। ये कह रहे हैं कि उसको डिक्लेयर करना चाहिए कि किसने दिया। मैं कहता हूँ आज भी डिक्लेयर कर दिया, बड़ा यही आसान मैं है कह रहा हूँ कि आज से डिक्लेयर कर दीजिए कि सिर्फ वो जो किसने किसको दिया ये क्यों छुपाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं डिक्लेयर तो होना चाहिए। अच्छा ऐसा करो, सारे डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन को सील कवर में दे दो। अब मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट की भी ये ज्यादती है कि सील कवर का मतलब है कोई स्टेट सीक्रेट है कि अगर किस पार्टी को किस डोनर ने पैसे दिए, स्टेट सीक्रेट आउट हो गया तो देश तबाह हो जाएगा। ये क्या लॉजिक है? जनता जानना चाहती है कि भाई किस कंपनी ने 200 करोड़ दिए, 100 करोड़ दिए, तो उस कंपनी को फ़ायदा क्या पहुँचाया जा रहा है, उसके साथ क्या क्या डील हो रहे हैं। तो जनता चाहती है ट्रांसपेरेंसी, और आपने वो कर दिया कि डोनर नहीं चाहता। तो ये सब वो चीज़ें निकल के आ रही हैं और बार बार ये है कि वो बैलेंस एक अजीब सा अच्छा है। एक और भी बता दूं इसमें, एक और जो खतरनाक काम हुआ। पहले कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे सकती थी, ताकि वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए। ये उसकी लॉजिक थी। वेरी क्वाइटली उसको हटा दिया। अब 100% प्रॉफिट आप पॉलिटिक्स में देने लग जाइए, पार्टियाँ चलाने लग जाइए। एक शेल कंपनीज होंगी जो पॉलिटिकल पार्टियों को चलाया करेंगी। तीसरा और भी ख़तरनाक कि किसी भी किस्म का FCRA जो है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, आप अपने कज़न को 100 पाउंड यहाँ से नहीं भेज सकते। वो बगैर FCRA क्लियरेंस, होम मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बैंक में नहीं डाल सकता, जेल में चला जाएगा आपका कज़न। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक्ट पास कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टी को अगर फॉरेन डोनेशन जाएगा उसमें कोई बुराई नहीं है। और 42 या 42 साल पहले से उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमारे पास पैसा कहाँ आ रहा है किसी को नहीं पता, कहाँ से आ रहा है किसी को नहीं पता, फॉरेन पैसा आ रहा है किसी को नहीं पता। ये कोई अच्छी बातें की हैं? तो बहुत ख़तरनाक बातें हैं। एक बात बताइए, ये मेरा काम है या आपका काम है? चलिए आपका काम तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन और बाकी लोगों का काम है, हम जैसे लोगों का, हम इस पर एतराज़ करें, वो सवाल उठाएं। जो हमारी अपोजिशन है वो कहाँ सो रही थी इस पूरे बिल्कुल, मामले में? ये भी आपने ठीक बात कही, क्योंकि मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री के बजट स्पीच का जवाब दिया जब ये इसके ऊपर डिबेट हुई, और जब राज्यसभा में इसका फाइनल डिबेट हो रही थी, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपील की कि भाई मैं इनवाइट करता हूँ सभी पार्टी से और कोई आउटसाइड किसी से कि भाई आपको इस पे क्या क्या इतराज़ है और इसका कोई अल्टरनेटिव बताना चाहते हैं तो बताइए। तो हमने तो कोई नहीं देखा कि किसी ने कोई अल्टरनेटिव सुझाव भेजो। तो क्या वजह हो सकती है? भाई ऑपोजिशन भी बड़ी लेजी है, लेथार्जिक है, सुस्त है। सर एक वजह ये भी हो सकती है, अगर आप इजाज़त दें, कि ऐसा है कि कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। मतलब ये कि अगर आप आज आप बाहर हैं तो कल आप अंदर भी होंगे। मतलब ये कि सरकार भी चलाएंगे, तो जब जो फ़ायदे अगर फर्स्ट को कीजिए आज की सरकार उठा सकती है, कल को आप भी जब आप आएंगे तो आप भी उसी तरह के फ़ायदे उठाना चाहेंगे। हाँ, कहीं हो ना सकता है कहीं, इसके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस केस में भी हो सकता है या ना हो, लेकिन और भी केसेस में हो सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा कि 20 साल से हम लोग कह रहे हैं
कि भाई अपॉइंटमेंट सिस्टम ऑफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको कोलिजियम सिस्टम बना दीजिए। लेकिन कोई भी सरकार अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहती। सबसे बड़ी बात और ये। सर क्योंकि हर सरकार ये सोचती है कि मैं तो हमेशा के लिए यहाँ हूँ, बाद में जब वो पावर में नहीं रहोगे फिर दूसरी पार्टी आके कोई गलत अपॉइंटमेंट कर देगी तो फिर आप शिकवा न करना। बहुत अच्छी बात की आपने, और ख़ास तौर पे जो भी ऑपोजिशन है उसको एक बहुत ही ईमानदार, अच्छा, क्रेडिबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर पसंद है ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन को पसंद नहीं, ये मैंने देखा, बल्कि कई बार मैंने कहा है कि चूंकि हम सरकार हमको अपॉइंट करती है वो, और जब हम फेयरनेस दिखाते हैं तो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती है। तो बड़ी जल्दी सिचुएशन आती है कि रूलिंग पार्टी हमको नफरत से देखती है और ऑपोजिशन पार्टीज हमसे बहुत प्यार करती हैं और वही पार्टीज में जब पोजीशन चेंज हो जाती है तो नफरत प्यार में और प्यार नफरत में बदल जाता है। एक बात मैं ज़रा सा आपसे और जान लूँ, वो ये कि एक सजेशन आया था कि ये अभी जो मतगणना होती है, वोटों की गिनती होती है, उसमें थोड़ा सी होता पता लगता है कि किस बूथ से, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में, किस जगह से कितने वोट पड़े। और मेनका गांधी ने पिछले दिनों एक बहुत ही विवादास्पद इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की थी जिसमें उन्होंने मुसलमानों को एड्रेस करते हुए साफ कहा कि देखिए मुझे पता है कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं जीत रही हूँ, और अगर आप नहीं देंगे तो पता लग जाता है। ये जो पता लग जाता है और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा मन खट्टा हो जाता है, मैं काम नहीं करूँगी, इस तरह की उन्होंने बातें कही। अब ये किसी न किसी तरह से एक धमकी की शक्ल में देखी गई बात कि एक मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, फ़र्ज़ कीजिए गरीब लोग हैं, दलित हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, अब उनका अगर ये पता लग जाए, और ये पहले से चला आ रहा है हिंदुस्तान में, 50 साल पहले बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में आपको पता है कि दलित को वोट डालने नहीं दिया जाता था। मुझे याद है मैं बागपत एक बार इलेक्शन की कवरेज के लिए गया था, बागपत में जो दलित और जो गरीब बेचारे लोग थे उनको वोट डालने से रोक दिया जाता था। खैर, तो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और पता चला उसके खिलाफ वेंजेंस, बदले की कार्रवाई भी हो सकती है। इसको रोकने के लिए कभी आपने कुछ सोचा? जैसे कुछ लोगों ने सजेशन दिया था कि टोटलाइजर नाम की मशीन आती है। कुछ लोगों ने नहीं, हमने सजेस्ट किया। आपने सजेस्ट किया, ठीक है। कुछ लोगों को क्या पता नहीं, ये तो आपने हमारे दुखती रग पे उंगली रख दी, क्योंकि हम तो 20 साल से इसको कह रहे हैं टोटलाइजर को। क्योंकि जब से ईवीएम शुरू हुई, पहले क्या था कि 10 बैलेट पेपर के ज़माने में बैलेट बॉक्सेस 10 बॉक्सेस रैंडमली यहाँ से उठा के और उसको हम ड्रम में डालते थे और उसके फिर बंडल बना के मिलाते थे, बंडल बना के, ताकि ये ना पता लगे कि किसी गांव ने या किसी पर्टिकुलर बूथ में वोटिंग पैटर्न क्या रहा। तो अब जब से मशीन शुरू हुई, जब से वो मिक्सिंग का सिस्टम ख़त्म हो गया था, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक, टोटलाइजर इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, उसी मिक्सिंग का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। तो इसको कह के हम थक गए, बल्कि पिछले दिन कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स ने बैठ के कि नहीं ये तो देश के इंटरेस्ट के खिलाफ, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट के कैसे खिलाफ होगा। और मैंने कहा गांधी वाला जो आप बता रहे हैं तो एक इंसिडेंट है और इतना ज़्यादा थ्रेट भी नहीं था जितना इससे ज़्यादा सीरियस थ्रेट। एक मिनिस्टर ने कहा कि मुझसे पानी मांगने आए थे, तुमने वोट नहीं दिया था, 5 साल तक देखता हूँ तुम्हारे गाँव को पानी कैसे मिलेगा। इस किस्म की धमकियां तो कई बार हो चुकी हैं। और टोटलाइजर के बिना इसका कोई इलाज नहीं। टोटलाइजर में हमने प्रपोजल ही बनाया था कि 14 मशीनों को मिलाएंगे, उनका वोट मिक्सअप हो जाएगा और टोटल टैली करेगा और उसके बाद उसको गिनती के किस कैंडिडेट को कितना मिला। लेकिन आज के हालात में जब ईवीएम ही क्वेश्चन हो रही है तो टोटलाइजर के ऊपर हो सकता है बाकी ऑपोजिशन पार्टी भी एग्री नहीं करेंगे, भाई टोटलाइजर के जरिए तो सरकार और भी कुछ इसमें कुछ चालाकी न कर जाए, ये नहीं पता लगेगा कि किस जगह से कितना वोट पड़ा है। तो इस वक्त आज के ज़माने में टोटलाइजर को मंजूर कराना अब मैं समझता हूँ और मुश्किल हो गया, हालांकि है वो बहुत ज़रूरी। अब हम किताबों का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, ये आपकी किताब जब यहाँ लॉन्च हुई थी तो यहाँ लंदन में ख़ास तौर पे, जो लंदन में भारत का हाई कमीशन है, वहाँ मैं भी मौजूद था और ये किताब मंजर आम पे सामने आई थी और उसके बाद में ये खासी बिकी भी है और इसका खासा जिक्र भी हुआ है। एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन बाय एस.वाई. कुरैशी। ये आपने इससे पहले भी तो कुछ किताबें लिखी थी? जी, मैंने लिखी थी, लेकिन इलेक्शन पे सबसे पहली किताब थी। इलेक्शन पे सबसे पहले? उस पहले मैंने पुरानी दिल्ली पे एक लिखी थी और एक सोशल मार्केटिंग पे लिखी थी। इसका मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इसका 5वां एडिशन आ गया है और 5th एडिशन। इसलिए मैंने कहा कि मुझे पता है कि बहुत लोगों ने किताब पढ़ी है। जी, क्योंकि वो 5th एडिशन आ गया और इसमें मैंने पिछले 5 साल की जो और भी डेवलपमेंट्स हुई उसके चैप्टर ऐड करके जो 5th एडिशन है
वो बिल्कुल अप टू डेट है, 3 महीने अच्छा, पहले एक बात और बता दीजिए, कुछ इस बीच में कुछ ऐसे जो हमारे आगे इलेक्शन लड़ने वाले हैं, एमपीज और एमएलएस वगैरह, वो भी शामिल हो गए हैं इस प्रोग्राम को देखने में, और वो ये जानना चाहते हैं वो 40 नुस्खे इसी में हैं। इसी में हालांकि अब अगर इसको हम लिखें कि वो 40 के बजाय वो 50-60 नुस्खे हो सकते हैं, क्योंकि ये इन लोगों ने नए तरीके ईजाद कर लिए। अच्छा ठीक है। उसके बाद में फिर आपकी ये किताब आती है जिसका फोरवर्ड जो है वो प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और द ग्रेट मार्च, ये किताब। Of democracy। जी जी जी, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। जी, ये हुआ था कि 2010 में हम इलेक्शन कमीशन की डायमंड जुबली यानी 60 ईयर्स हम मना रहे थे। तो उस वक्त मैंने सोचा कि उस मौके पे एक ऐसा वॉल्यूम निकाला जाए जो एक प्रेजेंट करने के लायक हो। तो उस वक्त मैंने दुनिया के जो टॉप लोग हैं जो इलेक्शन इंडिया में दिलचस्पी लेते थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे लिए आर्टिकल लिखो। तो 15, 16, 17 आर्टिकल लिख के आ गए अरे थे। साहब ज़बरदस्त है, अगर इजाज़त दें तो मैं देखता हूँ। देखिए कि भीकू पारिक, ये तो हमारे लॉर्ड भीकू पारिक यहाँ लंदन वाले हैं, और फिर ये दाशो कुंजैंग वांगड़ी, ये भूटान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और इला भट्ट, ये सेवा, इला भट्ट सेवा की हैं। जी हाँ, इला शर्मा, ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ नेपाल हैं। हाँ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। न कहिए। कबीर बेदी, प्रमोद कुमार, मार्क टली, मिलन वार्ष्णेय, अच्छा एक वैष्णव, ये ज़रा सा, ये मुकुलिका बनर्जी भी अपनी दोस्त से मैंने उनका इंटरव्यू किया था, मुझे याद है। रतन टाटा भी हैं, टेलर सी शर्मन है, योगेंद्र यादव है, टीएन सेशन साहब भी। सेशन भी है, देखिए। हाँ, उनका भी हाँ, आर्टिकल। और क्रिस्टोफर जैफलर जो किताबें लिखी हैं पाकिस्तान पे, इंडिया पे, वो भी हाँ, है हाँ, इसमें। अरे भाई नहीं, कमाल के लोग हैं। नहीं, इन्होंने क्या किया है? नहीं, अब देखिए टीएन सेशन साहब ने लिखा अपने चैप्टर में कि उनके ज़माने में क्या क्या मुश्किल आती हैं और कैसे उन्होंने डिस्कोर्स को चेंज किया और उस नेताओं को तबीयत दुरुस्त की, जो जिसको लोग आज तक चर्चा करते हैं। प्रोफेसर क्रिस्टोफ जैफरलो, ये किंग्स कॉलेज लंदन के मुझे प्रोफेसर पता है, हैं। मैं मिला हूँ। इन्होंने एक चैप्टर लिखा टीएन सेशन पे कि टीएन सेशन फिनोमिनन था क्या। तो ये उस लिहाज से ये एक बड़ा अच्छा है, 7 डेकेड्स ऑफ इंडियाज इलेक्शन। हाँ, ये है 7 डेकेड्स ऑफ इंडियाज इलेक्शंस डेमोक्रेसी। जी जी जी, तो ये आपने एडिट की है, ये मैंने एडिट किया, इनके लेकिन मज़ामीन है इसमें। हाँ, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि 2010 में जब मैंने ये लोगों से आर्टिकल मांगे थे, मैंने 30 लोगों को चिट्ठी लिखी थी, तो 15 का जवाब आया था कि हम लिखेंगे, वो आ गए थे। लेकिन किसी वजह से किताब छप नहीं पाई। बाद में मुझे ख्याल आया, ये लोग भी याद दिलाते रहते थे कि यार तुमने हमसे किताब आर्टिकल तो लिखवा लिया, छापा नहीं, उसको किधर है किधर है किधर है। तो मैंने कहा क्यों ना उसको अब छापूं। तो मुझे बड़ी खुशी है परवेज़ भाई बताने में, मैंने 17 लोगों को, नए लोगों को लिखा कि जी मुझे आर्टिकल लिख दो, सबका जवाब आ गया कि लिख देते हैं। मेरा स्ट्राइक रेट मेरा एज फॉर्मर सीईसी 100% है, एज सीईसी 50% था। अरे वाह। जी, एस वाई कुरैशी साहब, आपसे तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बातें कर सकता हूँ। ख़ास तौर पे एक आस्पेक्ट आपकी शख्सियत का ये भी है कि आपने पुरानी दिल्ली के हवाले से एक बहुत ही शानदार सी किताब लिखी है, लेकिन वो थोड़ा सा बता दीजिए उसके बारे में, इसलिए कि मैं ये जानता हूँ कि आपका ताल्लुक़ जो पुरानी दिल्ली है खालिस वहीं से है, वहीं की ज़बान से, वहीं के कल्चर से, वहीं के कुरमों की खुशबुओं के दरमियान आप बड़े हुए हैं। वो किताब किस सिलसिले में है? जी, वो यही था कि मैं, चूँकि मेरी फैमिली 500 साल से दिल्ली में है, तो और दिल्ली वालों का एक बड़ा ख़ास कल्चर था, तो उसको कमेमोरेट और उसको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत लोग कहते थे कि भाई पुरानी दिल्ली की यादें, लोग वहाँ अभी भी जाते हैं। जब से मेट्रो शुरू हुई है, हाँ, दोबारा से चावड़ी बाजार, चांदनी चौक उतर जाइए और रिक्शा ले पुरानी लीजिए। दिल्ली में इंटरेस्ट फिर हो गया। तो मैंने उसके ऊपर एक कॉफ़ी टेबल बुक लिखी, हालांकि वो भी मेरी फाइनल किताब नहीं है, मेरे पास मटेरियल तो बहुत बड़ी किताब का है। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए थे उसके लिए? बहुत, बिल्कुल आपको याद है, वो मैंने इंटरव्यू किए थे, कोई 30-35 इंटरव्यू किए थे, जो दिल्ली वाले हैं, पुराने दिल्ली वाले, 80-90 साल के, 100 साल के, 103 जैसे गुलजार दहलवी। गुलजार दिल्ली साहब का सबसे पहला इंटरव्यू था। और इतना खूबसूरत इंटरव्यू है वो, 2 घंटे का इंटरव्यू। तो उसमें उस किताब में किस तरफ इशारा है, यानी कल्चर? उसमें सारा नहीं, कल्चर है, स्पोर्ट्स, लैंग्वेज है, सोशल लाइफ है, मैरिज वगैरह के कस्टम्स हैं। आप पुरानी दिल्ली वाली ज़बान बोलते हैं? नहीं, अब तो हम आमतौर पे कैरिकेचर में लोग ऐसे करते हैं ना, आ रही है ना जा रही है, खड़ा खड़ा बातें बना रही है। वो तो लैंग्वेज। और मियां पहले वही फत्तर है, पहले भी नहीं हिल लिया था, अब भी नहीं हिल लिया है। आप बड़ी अच्छी बोलते हैं, लेकिन आप दिल्ली के हैं कि नहीं? मैं दिल्ली का नहीं, मैं अलीगढ़ का हूँ। क्योंकि अब क्या हो गया कि अब तो हम न खालिस उर्दू न खालिस हिंदी बोल पाते हैं, वो खिचड़ी वाली ज़बान हम लोग। खैर बहरहाल, तो आपकी बहुत दिलचस्पी उसमें, और मैं समझता हूँ कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आप के साथ बातचीत सुन रहे हैं, उनकी दिलचस्पी होगी उस किताब में। क्या नाम है उसका?
ओल्ड दिल्ली लिविंग ट्रेडिशंस, ये टाइटल है उसका जी। आपके पास है नहीं उसकी कॉपी? यहाँ पे नहीं है मेरे ख्याल से, दिल्ली में। दिल्ली लंदन में भी तो लॉन्च हुई थी वो। नहीं, लंदन में कब लॉन्च हुई थी मुझे याद नहीं, मैं शायद था नहीं उस वक्त। एक चीज़ और है जो बहुत लोगों को इसका इल्म नहीं है, लेकिन ये कि जो आपको नज़दीक से जानते हैं उनको है, और वो ये कि आपको म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। और न सिर्फ शौक़ है सुनने का, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन ये कि आप बजाते भी हैं, आप इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में भी आपका एक बड़ा इश्क है। और आप ही बता दीजिए, आप गिटार तो मैंने आपको बजाते हुए देखा है। जी, मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, इसे कॉलेज के ज़माने से शौक़ हुआ था। और मैं आप समझिए कि मैं आई रिफ्यूज़ टू ग्रो आउट ऑफ इट, कि जो शौक़ उस ज़माने का था आज तक चला। हमने एक रॉक बैंड बनाया था, उसमें एक लेडी थी, शारन प्रभाकर, जो तो बहुत बड़ी, शारन प्रभाकर, तो बहुत बड़ी सिंगर हो गई, बॉम्बे चली गई। अलग पद्मश्री के साथ में उन्होंने थिएटर किया था। वही हम लोग सरकारी नौकरी में आ गए, जिनको लोग बाबू कह के डिसमिस करते हैं, बाबू बन गए। फिर हम एकेडमी गए मसूरी में, वहाँ पे भी हमने एक रॉक बैंड बनाया था। तो बल्कि उस के हमारे जो लीड गिटारिस्ट थे वो चीफ सेक्रेटरी गुजरात रिटायर हुए, मिस्टर मनकट। हमारे जो ड्रमर थे वो मधुकर गुप्ता होम सेक्रेटरी रिटायर हुए। तो और अभी भी हमारा एक रॉक बैंड है जिसके लीड सिंगर हैं शिव शंकर मेनन, जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी और फॉर्मर NSA। तो हम अभी भी महीना 2 महीने में एक दफ़ा, लेकिन अपने घरों में, हम घर के शेर हैं कि घर में ही बजाते हैं, बाहर जाके नहीं बजाते। अब मैंने तो देखा है कि किस कदर प्यार से, बल्कि और भी कई लोगों को जो साथ में शामिल हो जाते हैं, और पुराने गाने चाहे वो हिंदी फिल्मों के हों और ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी के जो कुछ गाने, आपको अंग्रेज़ी म्यूज़िक से, जिसको वेस्टर्न म्यूज़िक कहते हैं या पॉप म्यूज़िक डिफ़ाइन करना ज़रा मुश्किल है, उसमें खासी दिलचस्पी? जी जी, एक्चुअली मेरी मेन दिलचस्पी वेस्टर्न म्यूज़िक में ही है, पॉप म्यूज़िक में। तो जैसे बीटल्स वगैरह थे, या क्लिफ रिचर्ड, शैडोज, बल्कि यहीं का ग्रुप द शैडोज, उसका जो लीड गिटारिस्ट है हैंक मार्विन, मेरा ऑल टाइम हीरो है। बल्कि 5-7 साल पहले उनका एक शो हो रही थी कि क्लिफ रिचर्ड शैडोज की 50th एनिवर्सरी पे रीयूनियन उनकी हुई। तो मैं 1 साल पहले टिकट ख़रीदा, उसमें आया, मुझे किसी साहब ने उनसे मिलाया और उन्होंने फिर मुझे साइन किया कि क्लिफ रिचर्ड ने साइन करके, नहीं, हैंक मार्विन ने, जो मेरा हीरो है, जो हीरो है, फॉर डॉक्टर क्यू माय मोस्ट लॉयल फैन। तो मैंने वो फोटो लगा के रखा है, आपको भेज दूंगा, शो में शामिल कर लीजिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। एसवाई कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। cineinc.com